नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हो गई है। आपको बताते चले कि इसी के चलते निकाय चुनाव में मतदाता सूचियों में जुटे हुए नामों को कर्ज करने के लिए भी आपको बताते चले कि रुड़की तहसील प्रशासन भी बेहद गंभीर नजर आ रही। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शशानी ने भी सभी नगर निकाय के अधिशासी अधिकारियों और राजनीतिक लोगों के साथ में बैठक की है और इस दौरान बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शास्त्री ने मंगलौर, झबरेड़ा, रामपुर, कलियार और साथ ही इमलीखेड़ा में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए अभियान चलाने की सख्त निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के वोट छूटे हैं या फिर कोई त्रुटि है उसे अधिशासी गंभीरता से लें और सूची में सही नाम अंकित कराएं। जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज है उसकी वोटर लिस्ट हमारी तैयार हो रही थी। तो वोटर लिस्ट तैयारी में जितने भी हमारे इश्यूज आ रहे थे, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स इश्यूज रेज कर रहे थे, तो उस संदर्भ में हमने सभी ईओज, उनके ऑफिस स्टाफ और वहाँ की जितने भी जनप्रतिनिधि थे, सभी पार्टीज को ट्राई किया था, उनको बुलाया गया यहाँ पे, उनके इश्यूज को सुना गया। काफी यहाँ पे विचार विमर्श हुआ और काफी हमने ट्राई किया है कि कोई भी ऐसा वोटर जो हो, पात्र हो, उसका नाम जरूर आए। कोई भी ऐसा वोटर जो अपात्र हो उसका नाम ना रहे। तो उसके लिए हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं। यहाँ पे डायरेक्टर से भी डायरेक्शंस आई हैं कि थोड़ा जो वोटर लिस्ट में अमेंडमेंट का टाइम लाइन था वो भी एक्सटेंड किया गया है। तो मेरी सभी से अपील रहेगी कि कुछ भी अगर किसी को वोटर्स को अपना नाम ऐड करना है इन लिस्ट में, जरूर ऐड कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स या इश्यूज हैं वो अपनी एप्लीकेशन दे दें और हमारे ईओज को दे दें। नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयारी में है और जल्दी से जल्दी चुनाव कराने के मूड में है। इसी को लेकर वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का आदेश हुए हैं। आज एसडीएम साहब से भी इसी संबंध में मिलने का मौका मिला। वैसे तो एसडीएम साहब ने ही नगर पालिका के अधिकारियों और जनप्रतिनिधि लोगों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने सुझाव और आपत्ति के संबंध में सलाह मशवरा किया। वैसे तो कुछ खास आपत्तियां आई नहीं। ढंडेरा ग्राम नगर पंचायत और ये पाड़ली नगर पंचायत, वहां थोड़ा परिसीमन का मामला है। बाकी तो जो ज्यादातर शिकायत है वो है नाम गलत छपने का, नाम में मिस्टेक बहुत है। रुड़की के लक्सर में बाल विकास परियोजना अधिकारी और आंगनबाड़ी कर्मचारियों के बीच में अक्सर मामला उलझा रहता है। आंगनबाड़ी कर्मचारी बाल विकास परियोजना अधिकारी पर कई तरह के आरोप भी लगाती रही है। उपजिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों को कार्रवाई आपको बता चलने के आश्वासन देकर भी लौटा देते हैं। अक्सर उपजिलाधिकारी ने बताया कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने अपने बाल विकास परियोजना अधिकारी पर कई तरह के आरोप लगाए और कार्रवाई की भी मांग की है। और मोस्टली सीडीपीओ की ही शिकायत कर रही थी। तो अभी तो उन्होंने मौखिक रूप से शिकायत की है, तो मैंने सीडीपीओ को फोन भी कर दिया है और उसमें मैंने अपने ऑफिस में बुलाया भी है और एक दो बीएलओ को भी मैंने बोला है कि आप भी अपना पक्ष रखने के लिए आ जाना और जैसा भी होगा कल हमने बुलाई रखा है, जो भी निर्णय निकलेगा जैसा भी होगा तो उस हिसाब से अगली कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड पुलिस ने फिर से ऑपरेशन स्माइल शुरू किया है। आपको बताते चले कि इसके तहत गुमशुदा बच्चे, महिलाओं और पुरुषों की खोजबीन की जाती है। आपको बताते चले कि जानकारी के मुताबिक 1 मई से 2 महीने के ऑपरेशन में साल 2000 से अब तक गुमशुदा लोगों की तलाश की जाएगी और इसके लिए जो है वो 4 बड़े जिलों में 5-5 टीमों का गठन किया गया, जबकि राज्य के बाकी 9 जिलों में से एक टीम गुमशुदा लोगों को तलाश करेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। हमने 2 महीने का अभियान फिर से चलाया है। हमने समय समय पर, आप लोग अवगत होंगे कि हम विभिन्न अभियान चलाते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग मिसिंग हो जाते हैं और मिसिंग के बारे में पता नहीं चलता है। देश बहुत बड़ा है और जनसंख्या हमारी बहुत है। कई बार लोग बिना बताए हुए दूसरे राज्य में काम करने के लिए चले जाते हैं, तो और यहाँ पे मिसिंग रिपोर्ट लिख दी जाती है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है उसको कम करने के लिए, मिसिंग पर्सन्स को इमीडिएट ट्रेस करने के लिए हमारी एक एसओपी है। उस एसओपी के तहत विभिन्न जनपदों में हमने डायरेक्शन दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल के मामले में राज्य सरकार की विशेष अपील पर आपको बताते चले कि सुनवाई की है और मामले की सुनवाई पर चीफ सेक्रेटरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश भी हुए। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश
थपियाल की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के एक बेंच ऋषिकेश के आईडीपीएल में शिफ्ट करने के आदेश पर हाईकोर्ट पर आपको बता दें गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें यहां पर मुख्य न्यायाधीश ने इस आदेश को भी वापस लेने के बारे में बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने भी आईडीपीएल ऋषिकेश में हाईकोर्ट की एक बेंच खुलती है और ये स्वागत योग्य कदम है। देखिए, कल एक सुनवाई के दौरान उत्तराखंड हाईकोर्ट के जो माननीय चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक जुडिशियल ऑर्डर पास किया। इनिशियली तो जब वो वीसी पे थी, राधा रतूड़ी जी और आरके सुधांशु भी उसमें जुड़े हुए थे, उसमें एक ऑर्डर हुआ कि आईडीपीएल में हाईकोर्ट को शिफ्ट कर दिया जाए और एक बेंच नैनीताल में रहेगी। उसके साथ साथ ऐसा क्यों करा उन्होंने उसके कारण भी बताए चीफ जस्टिस महोदय ने, और कारण बड़े वाजिब थे। लिटिगेंट्स को लेकर के था, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को लेकर के था। जो गोलापार हाईकोर्ट शिफ्ट होनी थी वहाँ पर पेड़ बहुत ज़्यादा कटते अगर बिल्डिंग बनती, तो इस बात पर माननीय चीफ जस्टिस महोदय राजी नहीं थी और उन्होंने आईडीपीएल को उपयुक्त स्थान पाया और कहा कि आईडीपीएल शिफ्ट कर देना चाहिए हमको हाईकोर्ट को। खबर देहरादून से है जहां पर मां भगवती के कपाट खुल गए। इसको लेकर मंदिर को भी सजाया गया। कपाट खुलने के बाद से ये यात्रा रवाना हुई जो 5 बजे भैरव घाटी पहुंच गई और ये यात्रा सुबह 6 बजे भैरव घाटी से आज आपको बताते चले कि 8 मिनट तक यहां पर गंगोत्री पहुंचेगी। जय मां गंगे, मां भगवती गंगे के कपाट को खुलने को लेकर के सारी तैयारियां जोरों पर है और आप देख रहे होंगे मंदिर को जो है भव्य रूप से सजाया जा रहा है और इस समय भी काफी श्रद्धालु यहां पर मौजूद हैं। आज ठीक 12:15 पर मां गंगा जी शीतकालीन प्रवास मुखबा से प्रस्थान करेगी और रात्रि विश्राम भैरव घाटी में करेगी। कल 6 बजे भैरव घाटी से प्रस्थान करेगी और 9 बजे मां भगवती गंगे गंगोत्री धाम में विराजमान हो जाएगी और ठीक 12:25 पर मां भगवती गंगे के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए दर्शन हेतु खोल दिए जाएंगे। बताते चले कि मां भगवती के कपाट खुलने वाले हैं। मां भगवती के कपाट को लेकर मंदिरों में साज सज्जा भी अब शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि यहाँ पर मंदिरों में को सजाया गया है और भक्तों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। मां भगवती के कपाट खुलने को लेकर आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर मंदिर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ में सजाया गया। फूल मालाओं के साथ में मां भगवती के कपाट खुले हैं और यहाँ पर मंदिर में लोगों का आना जाना भी अब शुरू हो चुका है और भक्तों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है तो वहीं मां भगवती के भी कपाट खुल गए। मंदिर को भी यहाँ पर सजाया जा रहा है और साथ ही फूल माला के साथ में श्रद्धालु भी मौके पर पहुंचे। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर भक्तों का आना जाना भी शुरू हो चुका है। चारधाम की यात्रा 10 मई से शुरू होने वाली है तो वहीं दूसरी तरफ मां भगवती के दरबार भी अब खुल चुका है जहां पर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा। मां भगवती के कपाट खुलने से मंदिरों में भक्तों का आना जाना भी शुरू हो चुका है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि अपने आप में अहम है। दरअसल मंदिर को फूल से सजाया गया है। चारधाम यात्रा भी शुरुआत हो चुकी है तो मां भगवती के कपाट भी खुल गए हैं। दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का भी तांता लगा हुआ है। लोग दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं।
तो वहीं 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन सहित आरटीओ रुड़की ने भी अपने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। रुड़की एआरटीओ एल्विन रॉक्सी ने भी बताया कि इस यात्रा के दौरान देश के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचते हैं, जिसको लेकर सभी यात्रियों की आपको बताते चले कि सुविधाओं के लिए ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं और प्रतिदिन 30 से 40 ग्रीन कार्ड रुड़की एआरटीओ कार्यालय से बनाए जा रहे हैं। वहीं एसपी क्राइम पंकज गैरोला ने भी बताया कि हरिद्वार जिले के सभी हाईवे पर किसी तरह का जाम न लगे, उसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। हरिद्वार यातायात पुलिस द्वारा जितने भी हमारे फ्लाईओवर्स बने हैं हाईवे पे, उनके नीचे जो सबवे हैं, उन सबवे पे जो ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसमें एक्सीडेंट को मिनिमाइज करने के लिए हमने कॉन्वेक्स मिरर सर्विस लेन सबवेज में लगाए हैं। इसके साथ साथ हमने जो हमारा हाईवे है आगामी चारधाम को देखते हुए सभी जो ब्लैक स्पॉट्स वाले हैं, पहले एक्सीडेंट हो चुके, उन एक्सीडेंट एरिया को चिन्हित करके वहाँ पर उनका दुर्घटना संभावित क्षेत्र बोर्ड लगाए गए हैं। साथ ही साथ जानते हैं कि चारधाम यात्रा 2024 शुरू होने वाली है और उसके लिए हमारी सारी तैयारी है। हमारे ऑफिस से एक ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है, जो कि पिछले 15 दिनों से लगातार बन रहे हैं और पब्लिक को पूरी सुविधा देने की पूरे प्रयास हैं। ग्रीन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप जैसे आप जाएंगे यहाँ से यात्रा के लिए धाम में जाते हैं, तो किसी भी धाम से पहले आप देखते होंगे कि जगह जगह चेकिंग होती है, तो आप सारे पेपर दिखाएंगे। भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली तीसरे पड़ाव गौरा माई मंदिर गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम की ओर प्रस्थान की है। बीते 6 मई को देवडोली आपको बताते चले कि श्री ओकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से प्रवास होती हुई पहुंची। मंगलवार 7 मई को दूसरे पड़ाव फाटा भी पहुंची थी। 8 मई देर शाम पंचमुखी डोली गौरी माता यहां पर भी पहुंची और भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव पंचमुखी मूर्ति की देव डोली को भी कई दशकों से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति स्वयंसेवक हक के तले दरअसल श्री केदारनाथ धाम तक पहुंचती है। अल्मोड़ा के सोमेश्वर में बादल फटने से अफरा तफरी मच गई और बादल फटने के कारण कई घरों में मलबा भी घुस गया, तो कई मकानों में दरार भी आ गई है। मलबे और पानी के कारण अल्मोड़ा बागेश्वर जिले की जुड़ने वाला हाईवे भी बंद हो गया। घटना से ग्रामीण रात भर दहशत में रहे। बादल फटने की सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों का भी कहना है कि घटना से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कैलाश चंद्र गहतोड़ी के परिजनों से मुलाकात की। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की गई। स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में बने हेलीपैड पर वरिष्ठ बीजेपी नेता दीपक बाली और तमाम कार्यकर्ताओं ने भी सीएम का बुके देकर स्वागत किया है। सब ठीक प्रकार से सभी लोग आपस में अच्छा समन्वय करें। चारधाम यात्रा एक बहुत कठिन यात्रा भी है और पूरे देश दुनिया के श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं। हमारा प्रयास है सबकी यात्रा आसान होनी चाहिए, सरल यात्रा हो, किसी को कोई परेशानी न हो। तो सभी विभागों का लगातार काम चल रहा है। कल से इसका प्रारंभ हो जाएगा। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वन अग्नि को लेकर वन विभाग और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है।
जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अभी जंगलों में लगी आग बुझ गई है, लेकिन हमें भविष्य में भी वनाग्नि को रोकने के लिए कई प्रकार की योजना पर काम करने की जरूरत है। स्थानीय लोगों का सहयोग लेने के साथ ही जन जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। संवेदनशील जगहों पर फायर लाइन बिछाने की जरूरत है। जंगलों में आग के चलते तापमान काफी अधिक हो गया और ऐसे में पेयजल समस्या हो गई है और बिजली की भी तो वो नहीं होनी चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि उसे लेकर विभाग और अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। सभी स्थानों पर श्रेणी हो गई है, जो कि पूरी तरह से खत्म हो गई है। पेयजल भी एक हमारे लिए बड़ी समस्या है, चुनौती है। तो पेयजल की भी समीक्षा की है। वनाग्नि के लिए अन्य जो हमारे प्लान होते हैं, वन विभाग के उन प्लानों पर काम करना, फायर लाइन बनाना, लोगों का सहयोग भी उसमें लेना, जन जागरूकता को बढ़ाना, साथ में बिजली की समस्या बीच में न हो, क्योंकि काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसका भी हमने कहा है कि उसी प्रकार से इंतजाम हो। सड़कों की स्थिति भी कहीं खराब नहीं होनी थी, क्योंकि चारधाम यात्रा के साथ साथ पूरे पर्यटकों का एक सीजन मई और जून में काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल यहाँ रहता है। तो उस पर भी हमने बात की है, और जो भी आपदा से संबंधित तैयारियां हो सकती हैं, इन सब पर बात की। उन्हें सब कामों के लिए तैयार है। और जो जल निगम है, अन्य जो भी सीवर लाइनें बन रही हैं या इस प्रकार की पाइपलाइनें जो बिछाई जा रही हैं। थाना रायपुर क्षेत्र में एक कबाड़ी की दुकान में सैंड मोटर्स बम ब्लास्ट हुआ है। आपको बताते चले कि इसमें 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक ब्लास्ट होने से सभी घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही। घायलों को तत्काल पुलिस ने दून अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर घायलों का उपचार जारी है। इस मामले पर थाना रायपुर पुलिस ने बताया कि इस ब्लास्ट में एक व्यक्ति का हाथ भी उड़ गया। आपको बताते चले कि अन्य के कुछ शरीर के अंग गंभीर रूप से अव्यवस्था में है। तो बढ़ते आगे, भारतीयों के रंग रूप की तुलना वाले सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महंत भट्ट ने भी सैम पित्रोदा की प्रतिक्रिया दी है। आपको बताते चले कि महंत भट्ट ने कहा कि सैम पित्रोदा का जो बयान है वो रंगभेद को बढ़ावा देने वाला है। उन्होंने ये बयान भारत की एकता को भंग करने वाला बताया और कांग्रेस नेता का यह बयान देश के अंदर विभाजनकारी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। पूर्व उत्तर भारतीयों को चीनी, दक्षिण भारतीय को अफ्रीकी और पश्चिमी से जैसे दिखने वाले लोगों को भारत की एकता अखंडता के लिए घातक है। और महंत भट्ट ने मांग भी की है कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। कहा कि कांग्रेस को ऐसे बयानबाजी करने वाले नेताओं को आजीवन पार्टी से बाहर करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता सैम पित्रोदा का जो बयान है वो देश के अंदर एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि रंग भेद को बढ़ावा देने का एक उनका बड़ा बयान है। खासतौर पर भारत की एकता अखंडता को भंग करने वाला बयान है। देश के अंदर विभाजनकारी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उनके द्वारा पूर्वोत्तर भारतीयों को चीनी, दक्षिण भारतीयों को अफ्रीकी, पश्चिमी भारतीयों को अरब जैसा दिखने का जो बयान है, ये भारत के जो स्वरूप है, क्योंकि भारतवर्ष तो एक ऐसा देश है जहां हर प्रकार के फूल खिलते हैं, हर प्रकार की जलवायु रहती है, और इस देश के अंदर जन्म लेना ईश्वर भी अपना सौभाग्य समझता हूं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा के हाल ही में सोशल मीडिया पर आए वीडियो पर बीजेपी कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चलें कि सैम पित्रोदा के वीडियो में उन्होंने देश के उत्तर पूर्वी लोगों की तुलना चीनी लोगों से की और दक्षिण भारत के लोगों की तुलना अफ्रीकी लोगों से की है, और जिसे कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वहीं इसको लेकर देहरादून के बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये सैम पित्रोदा का जो बयान ना होकर कांग्रेस पार्टी का बयान है। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये जो बयान है ये सैम पित्रोदा का नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का बयान। कांग्रेस पार्टी के वो एक अधिकृत नेता हैं और एक संस्था के जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है और पूरे चुनाव को मैं कह सकता हूं कि एक तरह से डिस्टर्ब करने की रणनीति है, क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा है कि हम बुरी तरह से हार रहे हैं।
तो अब कांग्रेस जो है देश में अभी तक जातिवाद के नाम पर तुष्टीकरण कर रही थी, अब उसको जो है कि पूरा पश्चिम काले गोरे में ले आई। विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का गुरुवार को विधिवत शुभारंभ किया गया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, हंस फाउंडेशन के भोलेजी महाराज, माता मंगला देवी, कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह, भरत मंदिर के महल वत्सल शर्मा, प्रथम मेयर अनीता ममगई और साथ ही हरी झंडी दिखाकर बसों के पहले बेड़े को यात्रा मार्ग पर रवाना किया। गुरुवार को बस ट्रांजिट कंपाउंड में चार धाम यात्रा की बसों को रवाना करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तमाम अतिथि पहुंचे, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। सबसे पहले मैं चारधाम यात्रा पे आए श्रद्धालुओं का बहुत स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। और आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा का जो हमारा यहाँ ISBT ऋषिकेश में संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति है, हर वर्ष यहाँ से अपनी बसों का बेड़ा प्रारंभ करती है। आज 135 बसें, जिसमें 4050 यात्री आज रवाना हुए हैं, उनको मैं बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। इस अवसर पर अनेकों हमारे विशेष अतिथिगण यहाँ मौजूद थे, जिनके शुभाशीष से यात्रा आज प्रारंभ हुई है। और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से माता मंगला और हमारे तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। आज संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति द्वारा विधिवत पूजा अर्चना करके शुभारंभ किया गया यात्रा का। हमारे पास लगभग 200 बसों की बुकिंग थी, गाड़ियां हमारे पास उपलब्ध है, यात्री हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन वे स्लॉट सिस्टम के कारण यात्रा पूरी नहीं हो पा रही है। 200 में से लगभग 100 बसें, 132 बसें आज हमारी चारधाम यात्रा पर रवाना हुई है और तमाम हमारे श्रद्धालुगण वहां पे अटके पड़े हैं। तो हम सरकार से हमारा निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र ये ऑफलाइन की व्यवस्था खोली जाए, स्लॉट सिस्टम बंद किया जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बताते चलें कि उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान हालातों को अगर देखा जाए तो यहां पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माहरा ने वनों में लगी आग की वर्तमान स्थिति को देखते हुए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में परिवर्तन की बात कही। जंगलों पर वन मंत्री के वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर वीडियो कॉलिंग से काम चलाया जा सकता तो फिर बॉर्डर पर सैनिकों की आवश्यकता नहीं है। तो फिर तो बॉर्डर में जो है फौज की जरूरत ही नहीं है, BC से काम चल जाना चाहिए। ये वनाग्नि जो है ये फील्ड वर्क है और इसमें जो सबसे बड़ी कमी आई है बीजेपी के शासन में, आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले तक 2 काम होते थे। एक तो आग का जो सीजन होता था, जब पिरूल गिरता था चीड़ का, तो उस समय फायर वॉचर्स लगाए जाते थे। 2 या 3 महीने की एक फौरी नौकरी दी जाती थी, गांव वालों को मानदेय दिया जाता था, वो उस आग को बचाते थे। दूसरा, पेयजल की समस्या होती थी, खच्चर लगाने की व्यवस्था। जिन गाँव में पानी नहीं होता था या पाइप सप्लाई नहीं थी, बारिश की कमी की वजह से पानी सूख जाता था, तो खच्चर लगाए। ये दोनों व्यवस्थाएं इस सरकार ने बंद कर दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।